सबको नमस्कार। मैं भाग्यलक्ष्मी पाटिल जो रत्ना ग्रामर स्कूल में 5 साल तक पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं व्याकरण पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चले आज हम व्याकरण शुरू करें। व्याकरण के लिए हमें वर्णमाला की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज हम पहले वर्णमाला से शुरू करेंगे। वर्ण उस मूलभूत ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वर्ण यानी कि अक्षर। उसके ध्वनि यानी कि उसे जब हम लोग बोलते हैं तो उसके हम लोग अलग अलग नहीं किया जा सकता। खंड करना मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आ, ई, व, छ, क, ख, ये सभी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि भाषा के लिए हम लोग जब व्याकरण से भाषा की जानकारी रखते हैं तो इसके लिए हमें सबसे छोटी इकाई यानी कि वर्ण बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ है जिसके खंड नहीं किया जा सकता। जैसे कि र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये चार वर्णों को मिला के हम लोग राम कहते हैं। वैसे ही ग प्लस अ प्लस य प्लस आ और गया, इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। यानी कि अखंड मतलब जिसे खंड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। हर वर्ण की, हर अक्षर की अपनी लिपि होती है, यानी कि अलग अलग लिपियाँ होती हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट, जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि को वर्ण कहते हैं, वर्ण संकेत भी कहते हैं। यानी कि हम लोगों को तो पता है कि वर्ण यानी कि अक्षर, हिंदी के अक्षर कितने हैं? 52, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। तो हम लोग अभी वर्णमाला की परिभाषा जानिए। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, तो इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। यानी कि हिंदी में सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो वर्ण होते हैं। वर्ण यानी कि अक्षर, जो ध्वनि। इसी ध्वनि को हम लोग यानी कि जो हमारे मुंह से निकला हुआ ध्वनि होता है, जो साउंड होता है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। और इससे हम लोग व्यवस्थित रूप से यानी कि एक सीक्वेंस में जब रखते हैं ना, तो उसे ही वर्णमाला कहते हैं। उसी समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर यानी कि हम लोग जो ध्वनि निकालते हैं ना, उसके आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जो 45। इनमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर लेखन यानी कि लिखने, जैसे कि हम लोग पहले तो 45 कहा है क्योंकि उच्चारण, क्योंकि हम लोग उसे बोलते हैं, पर लिखने के लिए हम लोगों को 52 वर्ण है, यानी कि 52 अक्षर होते हैं, जो 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अभी जिन वर्णों का उच्चारण कहते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती हैं, यानी कि जब हम लोग अक्षर कहते हैं, अक्षरों को उच्चारण करते हैं, तो उसे हम लोग जब
उस उच्चारण के समय हमारी सांस यानी कि ब्रीथिंग, कंठ यानी कि हमारे गले से, और तालु यानी कि जो मुंह से बाहर निकलते हैं, बिना रुके हुए निकलते हैं, उन्हें ही हम लोग स्वर कहते हैं। और व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों से रुक रुक कर निकलती है, जैसे कि हम लोग कुछ अक्षरों को बिना रुके हुए निकालते हैं अंदर से बाहर, और कुछ अक्षरों को सांस रुक रुक कर जब निकलते हैं। बिना रुके हुए निकलने वालों को स्वर कहते हैं, रुक रुक कर निकलने वाले को व्यंजन कहते हैं। तो प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। जैसे कि अंग्रेज़ी में ABCD बोलते हैं, उसमें तो वर्ण होते हैं, ना व्यंजन होता है ना स्वर होते हैं। पर हिंदी में हम लोगों को व्यंजन, जो भी व्यंजन हम लोग व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो स्वर को मिलाकर ही करते हैं, स्वर की सहायता से ही किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हम लोग वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला में इतने अक्षर होते हैं, तो इन सभी को हम लोग हिंदी वर्णमाला व्याकरण के अनुसार हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं। एक तो स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। तो पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन यानी कि पंचमाक्षर, जो वर्णमाला के व्यंजन होते हैं ना, उसमें जो 5वां अक्षर होता है, जैसे कि क ख ग घ, ये 4 हो गए, तो लास्ट वाला ज्ञ जो होता है, अणा होता है, ज्ञ होता है, ये सभी 5वां व्यंजन यानी कि इसे पंचमाक्षर कहते हैं। तो आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी लिखते हैं कुछ शब्द, तो उसमें हम लोग ये अक्षर देखा ही नहीं जाता है, यानी कि हम लोग उसका उपयोग करते ही नहीं हैं। तो आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत ही कम ही किया जाता है, और इसके स्थान पर अब बिंदी लगाते हैं, या फिर प्रचलन बिंदी लगाने का ही प्रचलन बढ़ गया है। जैसे कि हम लोग व्यंजन में हम लोग वन यानी कि ज्ञ का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, पर उसमें हम लोग बिंदी यानी कि ऊपर जो डाट होता है ना, वो यानी कि अम की मात्रा का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यानी कि आधुनिक हिंदी में तो ज्ञ नी अणा का उपयोग होता ही नहीं है, और इसीलिए हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, वह है स्वर और व्यंजन। तो वर्णभेद उसे कहते हैं कि स्वर और व्यंजन को। तो स्वर की परिभाषा यही है कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी कि हम लोग जैसे कि बिना सांस रुके हुए जो हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं वही स्वर होते हैं। इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से ये तो 10 स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ होता है कि ऐसा वर्ण उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों को मिलाने की आवश्यकता ही न हो। स्वरों का दूसरा नाम ही अच भी होता है, यानी कि स्वर में हम लोग दूसरा कोई भी अक्षर हम लोग नहीं मिलाते। स्वर स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उसको हम लोग जैसा है वैसे ही हम लोग उसको उच्चारण कर सकते हैं, यानी कि प्रोनाउंस कर सकते हैं। और स्वरों के जैसे कि यहाँ पे देखिए अ आ ई उ ए आई ओ औ आदि, ये 10 स्वर है। और लेखन के आधार यानी कि ये उच्चारण के आधार पर, उच्चारण यानी कि हम लोग बोलने के आधार पर अगर हम लोग देखा जाए लिखते हैं, जैसे कि हम लोग वर्णमाला लिखते हैं तो हम लोग 13 स्वर लिखते हैं। वो ये है, देखिए
अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह और ऋ आदि, ये 13 होते हैं। जैसे कि स्वर के भी 2 भेद होते हैं, जैसे कि मूल भेद और मूल स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। तो हम लोग मूल स्वर यानी कि आ ई उ ए ओ, ये मूल स्वर होते हैं। संयुक्त यानी कि एक स्वर में 2 स्वरों का मिलना। जैसे कि संयुक्त स्वर आई होता है और औ होता है। आई में आ प्लस ये और औ में आ प्लस ओ। ये मैंने क्यों पढ़ाया कि जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ना, तो वहाँ पे इसका उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग इसे पढ़ना बहुत आवश्यकता होती है स्वरों को। जैसे कि स्वर किस में मिलते हैं, कौन कौन से स्वर संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर 2 ही है, आप लोग ध्यान रखिए कि संयुक्त स्वर 2 ही है, वो आई और औ। तो आई में आ प्लस ये और औ में आ प्लस औ मिला हुआ है। तो इसे हम लोग याद रखकर जब संधि आएगा तो संधि विच्छेद में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए मूल स्वर के भेद देखिए। मूल स्वर यानी कि 3 भेद होते हैं। मूल स्वर यानी कि बाकी के जो आ ई उ ये ओ, ये मूल स्वर होते हैं। तो इसमें भी 3 भेद होते हैं, जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। तो ह्रस्व यानी कि जिस स्वरों के उच्चारण को कम से कम समय लगता है, जैसे कि हम आ ई उ, इसमें ना दीर्घ होता है ना ही कुछ छुपा हुआ होता है। इसे हम लोग बहुत जल्दी से यानी कि उच्चारण बहुत कम समय में हम लोग इसे बोल सकते हैं। और ऋ की मात्रा के रूप में इस रूप में लगाई जाती है। इसके मूल स्वर भी कहा जाता है, जैसे कि री की तरह। और हम लोग र के मात्रा हम लोग जो लगाते हैं ना, उसे हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों का दुगुना समय लगता है, जैसे कि हम लोग ह्रस्व स्वर आ ई उ ऐसे बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर में आ ई उ ए आई ओ औ, ये दीर्घ यानी कि जिसका समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे आ को अ प्लस अ यानी कि अ आ, इसीलिए दुगना समय यहाँ पे लग रहा है ना। तो इसमें 2 अक्षर मिला 2 स्वरों का मिलना होता है। जैसे कि अ प्लस अ आ होता है, ई के लिए ई प्लस ई, ऊ के लिए ऊ प्लस ऊ, ए के लिए आ प्लस ई, आई के लिए आ प्लस ए, ओ के लिए आ प्लस ऊ, औ के लिए आ प्लस ओ। और लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। प्राय जिनका प्रयोग दूर से बोलने में किया जाता है। सरल शब्दों में जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे, उसे लुप्त कहते हैं। जिनका चिन्ह जैसे कि इंग्लिश का एस होता है, अंग्रेज़ी का उस तरह से होता है, जिसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय हम लोग करते हैं। जैसे कि सुनो, राम, ओम। ये तो सुनो यानी कि जब पास में रहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सुनो, अगर दूर रहते हैं तो सुनो कहते हैं। यानी कि उसका हम लोग यानी कि इसको हम लोग लिखते नहीं हैं। लुप्त यानी कि जो गायब, जो दिखाई नहीं देता, उसे हम लोग लुप्त कहते हैं। ओम कहते हैं। ओम हम लोग अगर
हम लोग कम समय में बोला जाए तो उसके लिए कुछ भी लुप्त स्वर नहीं होता। अगर वही दीर्घ लेकर कहते हैं तो वहाँ पे लुप्त स्वर होते हैं, पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, पर मैंने ऐसे ही जानकारी के लिए पढ़ाया है। और हिंदी साधारणतः लुप्त प्रयोग करता ही नहीं है, क्योंकि वैदिक भाषा में तो लुप्त स्वरों का प्रयोग हुआ ही नहीं है, किया ही नहीं जाता। तो अभी हम लोग स्वरों के बारे में तो जानकारी प्राप्त की है, तो अभी चलते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है, यानी कि पहले से ही उस व्यंजन में अ का स्वर लगा हुआ ही होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग क कहते हैं, ख, ग, घ, इसमें ऑलरेडी क से अ मिला हुआ ही है, इसीलिए उसका उच्चारण क आता है। अर्थात स्वरों से मिले जाने बिना नहीं किया जा सकता। व्यंजन कहलाते हैं ऊपर क से लेकर ह तक, यानी कि व्यंजन क से लेकर ह तक जो 33 व्यंजन है, तो ये सभी व्यंजन स्वर को मिला के ही कहा जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि पूरे व्यंजन 35 है, यानी कि पूरे व्यंजन को मिलाए तो 35 है, पर यहाँ पे जो संख्या क से लेके ह तक है वो 33 है। तो दो उच्छिष्ट व्यंजन एवं अयोगवाह कहते हैं, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। व्यंजनों के भेद देखिए, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बस इसकी बहुत कम से कम जानकारी दूंगी मैं, ऐसे ही जल्दी, जैसे कि आप लोगों को बस ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग आप लोग कहाँ पे भी नहीं कर सकते। पर मैं जानकारी तो दूंगी, क्योंकि हम लोगों को आज वर्णमाला के बारे में ही पढ़ना है। इसके बाद में ही मैं आप लोगों को शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यंजनों के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आप यहाँ पे देख ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक होते हैं, इसकी संख्या 25 होती है, यानी कि 25। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, एक क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 ही होती है, यानी कि य, र, ल, व। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग उच्चारण करते हैं वो कहाँ पे लगती है? हमारी जीभ, दांत, मुंह में जो है ना, वो उसकी उच्चारण कहाँ से आती है, वो ध्वनि कहाँ से निकलती है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 ही होती है, जैसे कि श, श, शे, श, स, ह। और उच्छिष्ट व्यंजन 2 ही होते हैं, ढ और ड। और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, यानी कि ये 2 भी होते हैं ना, जैसे कि डॉट लगा हुआ एक और डॉट ना लगा हुआ एक। और संयुक्त व्यंजन यहाँ पे देखिए, क्ष में 2 अक्षर होते हैं, 2 व्यंजन होते हैं, जैसे कि क और श, 2 मिला के क्ष। ये भी आप लोग संयुक्त व्यंजन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें 2 व्यंजनों को मिला के ही रहते हैं। इसे ध्यान में रखिए, ध्यान से पढ़िए और देखिए भी। क्ष यानी कि क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ प्लस इनि, श्र, श प्लस र। तो ये संयुक्त व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान में रखिए और याद रख लीजिए। और पता नहीं आप लोगों को समझ में आया
या नहीं, पर आप लोगों को तो पढ़ना ही है। व्याकरण से पहले इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे याद करिए। और आज के लिए ये इतना ही। आप लोगों को कल से जो व्याकरण से और हम लोग यानी कि जो आप लोगों को आवश्यकता है उसी के बारे में मैं पढ़ाऊँगी। आप लोग ध्यान से पढ़िए और घर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आता। सभी को धन्यवाद।